बनारस आपको धीरे धीरे अपना परिचय नहीं देता, यह आपको सीधे अपनी लय में शामिल कर लेता है, जैसे आप हमेशा से इसकी कहानी का हिस्सा रहे हों। काशी इतिहास सबसे पुराना काशी का, आदिकाल का काशी, अनादिकाल। गंगा के किनारे बसा यह शहर हजारों सालों से धर्म, व्यापार, कला, कर्मकांड और जीवन मृत्यु की यात्राओं का साक्षी रहा है। कभी यह ज्ञान की परंपराओं का केंद्र रहा, कभी रेशम बुनने वाले हाथों की पहचान, और कभी उन यात्रियों की मंजिल जो जीवन से भी जवाब चाहते थे और मृत्यु से भी। जहाँ सत्य है वही शिव है, मरघट से बड़ा कोई सत्य नहीं। दुनिया का यही अंत है, यही आरंभ। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति का द्वार मानी जाती है। शायद इसलिए बनारस में जीवन और मृत्यु दो अलग रास्ते नहीं लगते, मानो वह एक ही सत्य के दो छोर हों। बनारस दो रफ्तारों में जीता है। एक तरफ गंगा की शांति है, जहाँ पानी भी जैसे प्रार्थना में ठहरा हुआ लगता है। लेकिन बस कुछ कदम दूर वही बनारस अचानक बदल जाता है। हॉर्न की आवाज़ें, ऑटो की रफ्तार, चाय की भाप, खाने की खुशबू, ठेले खींचते हाथ और गलियों से गुजरती एक ऐसी भीड़ जिसे कहीं पहुंचना भी है और शायद कहीं लौटना भी है। इस शहर को सिर्फ मंदिरों, घाटों और गलियों ने नहीं बनाया, इसे उन हाथों ने भी गढ़ा है जो हर दिन इसकी आस्था, इसकी रफ्तार और इसकी थकान को संभालते हैं। आदमी को बचा है कुछ की ईमानदारी की, ऐसे चला गए नहीं आप, आपका भी समय बचेगा। पहली बार भी समझ गए थे सर, आप वहाँ से घूम घाम कर फिर तो चलेंगे, फिर तो आएंगे, कहीं फिर तो जाएंगे, तो नहीं रह जाएंगे, नहीं ना ऐसा? नहीं, फिर वहाँ भी ले जाएंगे सर, हंस के जाएंगे आप। और बनारस की ये खासियत है, बनारस की ये साड़ी लाइन का, ये बनारसी साड़ी के नाम से ही बनती है यहाँ पे। ये हम लोग अब कुछ बचे हुए हैं हाथ से बनाने वाले, अब ज़्यादातर ये जितनी भी साड़ी है सब मशीन पे तैयार होती है। बहुत कम हो गई है, ज़्यादा है। तो एक साड़ी बनाने में कितना समय लग जाता है पूरे? एक साड़ी को तैयार करने में हमारा तकरीबन 10 रोज लगता है। 10 रोज लगता है, 10 दिन? हाँ। 10 दिन लग जाते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम जमाल रजा। तो आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैं 20 साल से कर रहा हूँ ये काम। सर ये मैं 2011 में मेरे डैडी मुझे नशा करते हुए पकड़े थे, तो मार के ऑटो चल रहा हूँ 2011 में। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरे हमारी उम्र लगभग है 40 के आसपास। तो क्या क्या करना पड़ता है यहाँ? यहाँ पहले डेड बॉडी लेकर आते हैं, उसको नहवाते हैं, धुलाते हैं गंगा जी में, राम नाम सत्य करते हुए लाते हैं, गंगा जी में बोर देते हैं। परिवार को लोग जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, हम लोग हैं चीता उता लगा देते हैं। चीता लगाने के बाद जो दाग देते हैं उनको आग देते हैं हम लोग। हम बोट वाले हैं, मेरी बोट चलते हैं यहाँ पर घाट राउंड के लिए, गंगा आरती के लिए, नमो घाट के लिए चलती है, मंदिर के लिए चलती है, अस्मिशना के लिए रवा वाना मेरा काम है। घाट घुमाएंगे, आरती लगाएंगे, 84 घाट के बारे में नाम बताएंगे। कितने चक्कर लगा लेते हो दिन में?
दिन में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कभी कभी होता भी नहीं है। कितने एक चक्कर के कितने पैसे लगते हैं? हम लोग गवर्नमेंट के हिसाब से रेट देते हैं, 100 रुपये सवारी लेते हैं शेयरिंग में, अगर कोई प्राइवेट जाता है 2000 2500 रुपये। आप नाम अपना बता दीजिए एक बार। नन्हे चौधरी। मेरा नाम संजय निषाद। तो कब से आप कर रहे हैं ये? हम अपने बचपना से हम कर रहे हैं, जब से होश संभाले हैं तब से कर रहे हैं। तो कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ पे हैं? भैया हम तो अभी तो 3 पीढ़ी देखे हैं हम तो। ये हम लोग तो यहाँ हमारे दादा परदादे 5 पीढ़ी से बोट चलाते आ रहे हैं। हम भी बचपन से बोट चलाते, इतना बड़ा हो गया, चलाते चलाते इतना बड़ा हो गया, आज तक भी बोट चला रहे, कोई काम नहीं किया आज तक बोट के सिवा, ये काम करते आ रहे। अरे हमारे नजर में तो हम लोग का 4-5 पीढ़ी 6 पीढ़ी के ऊपर। अब का करबा के कर बारे में जनबा, दादा का दादा सब लोग गुजर गए, भैया वो सब लोग यहाँ का घर की स्थिति देख कर वो पढ़ाई छोड़ना पड़ा है, अब कमाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी बचपन से। कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं आप? भाई आपको 3 ही क्लास तक पढ़े हैं। तो उसके बाद फिर बोट चलाने लग गए आप? घर वालों ने बोला ना कि पढ़ो, या फिर वैसा स्थिति ही नहीं थी घर में कि पढ़ाया जाए? सोच समझ लीजिए, स्थिति सही नहीं थी, स्थिति सही नहीं थी। पैसे तो कमाने नहीं। पापा थे हमारे, हम लोग छोटे छोटे थे, ना घर में लाइट बत्ती था, ना गैस चूल्हा, खाने की भी दिक्कत था पहले बहुत। तो हम पापा उस अकेले कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे हमको या घर चलाएंगे या क्या करेंगे। 3 बच्चे को पढ़ा रहा, एक मेरा भाई एक मेरा बहन। मेरे भाई को डेट हो गया, गंगाई में डेट हो गया वहाँ था, वो डूब गए, हम लोग छोटे थे। मई जून जुलाई में पानी बहुत रहता है, पूरा बाढ़ से पूरा चपा हुआ रहता है पानी यहाँ, एक पर एक बॉडी जलता है गली में, बहुत दिक्कत होती है भैया। अभी कुछ भी हो जाएगा, हमको ऑर्डर लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, कोई व्यक्ति तो आएगा नहीं, तो गंगा माँ के गोद में हम लोग रख के मछली मार के पेट चलाते हैं परिवार का अपने, कोई काम नहीं रहे। जैसे लॉकडाउन में तो तब बंद हो गया था, जब लॉकडाउन हम लोग मछली मार के सबका पेट चला रहे थे। मछली मार के फिर जब गंगा गंदी होती होगी तब तो मछली का भी काफी कम मिलती होगी। मछली तो मर के अपने से चला जाती है, हाँ, फिर उसमें कोई मछली खाता नहीं, वो खा भी नहीं सकते आप ना। मछली को जहर रहता है, इंसान को भी जहर है, उसको तो भी सांस लेना है। जी 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 हम लोग 10 मिनट अंदर सांस नहीं लेते, तो 24 घंटा अंदर सांस ले रही है। जी। क्या उम्र हो गई आपकी अभी? मेरा उम्र हो रहा है अभी 38 साल। आपके परिवार बड़े हैं। शादी? हाँ शादी हो गए। अच्छे। हाँ 68 साल लाइव है। 68 साल बोले हैं? 38 साल। 38 बोले हैं। 30 और 8 दो कम है 40 होने में भी। संजय भाई एक ज़रूरी सवाल, शादी हो गई क्या आपकी? जी हाँ, साथ हो गए, बच्चे हो गए आप? बेबी है। एक बेटी? जी हाँ, कितने साल की? 4 साल की है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है, कितनी उम्र आपको लग रही है? कितनी आपको लग रही है? आपकी 24-25? हम 30 साल के हैं। कितने? 30। अरे क्या बात है। आपको लग रहा है? नहीं। 30 साल के, 1996 में जन्म की है, और मेरी वाइफ भी है, 20-22 साल की है, 24 साल मान लीजिए। हमने लव मैरिज किए हैं। तो आपके बच्चे भी यही करेंगे? जी हाँ। रहते कहाँ पर आपके? अब मेरा घर ऊपर में है, बगल में। पास ही रहते हैं? हाँ। तो सुबह से शाम यही हाँ। लग जाती है? हाँ। नहीं, हम लोग तो रह गए यहाँ पर, ठीक है। बच्चे को सोचे पढ़ा लिखा कुछ बढ़िया उनको हम जिंदगी दें। अगर वो भी चाहे कि नहीं नावे चलाए, भाई नावे का अगर लड़का रहेगा तो चलाएगा ना, अगर लड़की हुई तो भाई उसको पढ़ा लिखा कर, उसको मतलब ये नहीं कि उसको शादी ब्याह करना है, उसको कुछ बनना है तो भाई बन सकती हो लाइफ में। क्योंकि हम तुम्हारे साथ, सब पिताजी साथ देंगे, उसका दादाजी हमारे पिताजी वो साथ देंगे। कितना पढ़ना है उतना पढ़ो, पढ़ाएंगे, कुछ बनना है तो कुछ बना भी देंगे, और बाबा की कृपा रहे तो कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि कुछ और करने का, कि यही काम महादेव ने कह दिया तो यही करेंगे?
जब यही लाइनें हैं तो भैया तो करना ही पड़ेगा। दूसरा लाइन तो ना पढ़े लिखे तो है नहीं कि चले हम दूसरा काम पकड़े। पूरी रोजी रोटी ये बंद हो जाता है तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन वही काम करते हैं। वो आपके जितने भी परिवार में जाना सभी ने यही काम किया है, कभी और कोई काम नहीं किया? नहीं, तो एक 4 महीना गंगा माँ एकदम फूल रहती है। 4 महीना हम लोग बोट बंद करके 4 महीना बैठ के खाते हैं। 8 महीना कमाते, 4 महीना बैठ के खाते हैं। कौन से 8 महीने जो रहते? ये सावन महीना है, सावन भादो कुआर में ये सब पूरा पूरा फूल होता है वाटर में। मतलब हम सोचे कि भाई जीवन को यही करना है क्या, तो अपने आप समझे कि तब बाबा विश्वनाथ जी का नगरी में हमको जन्म दिया मिला है। जो पीढ़ी हमको जन्म मिला है कि निषाद पीढ़ी में घाट के काम में, तो हमारा जो काम है नाव डोंगी का, अपने पापा का संग हाथ बता ले इससे बढ़िया दूसरा आप नौकरी करेंगे किसी और के यहाँ तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे हम लोग। कभी मुश्किल नहीं लगता ये काम? मुश्किल कोई नहीं है भैया, हम लोग काम सदियों से है तो क्या करें, करना ही ना पड़ेगा भैया। घाट पे छोड़कर तो जाएंगे नहीं हम लोग। एक ही कमाना है, एक ही खाना है, एक ही चले जाना है पार्वती पते हर हर महादेव। भाई ये गोलगप्पा बेचता था, अब मुर्दा फटता है। अब आ गया घाट पर मुर्दा फटने के लिए। मुर्दा तक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, फॉरवर्ड नहीं ऑलराउंडर। ऑल ओवर वर्ल्ड समझता है बहुत बोतल वाले ही बोलते हैं। आप खुश हैं काम से? खुश हैं इस काम से आप? एकदम आनंद, इसका नाम ही आनंद है। हम नहीं करेंगे तो और कोई करेगा, ऐसा नहीं सोचने का। कुछ हाथ नाव बनाते हैं और कुछ उन्हें गंगा पर चलाते हैं। कुछ चाय बनाते हैं और कुछ पान पर कत्था लगाते हैं। कुछ राहगीरों को खाना खिलाते हैं और कुछ आरती के दिए सजाते हैं। कुछ लकड़ियाँ तौलते हैं और कुछ उन्हें चिताओं तक पहुँचाते हैं। और कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो हर दिन इस शहर की गंदगी उठाते हैं ताकि इसकी पवित्रता किसी तरह बची रहे। इस शहर की रफ्तार में ये चेहरे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। ये लोग इतिहास में दर्ज नहीं होते, लेकिन हर दिन इतिहास को जीते हैं। और शायद इन्हीं चेहरों में हमें बनारस का सबसे सच्चा रूप दिखाई देता है। संजय भाई एक चीज़ बताओ, जैसे हम बहुत दूर से आए हैं, हम अलग अलग जगहों से आए हैं, वाराणसी में क्या ऐसा खास है कि ये सबको खींच लाता है यहाँ पे? वाराणसी में देखिए हम क्या बताएं, वाराणसी में सबसे पहला चीज़ है बाबा विश्वनाथ जी, ठीक है, अब बाबा काल भैरव जी और कुंडिंग गणपति जी है। एक हमारे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में पहले उनका ही दर्शन होता है। काशी में जो आएगा, जैसे मंदिर पर दर्शन करने चले गए यहाँ से काशी विश्वनाथ जी के पास, तो वहाँ पर गणेश जी का पहले दर्शन होगा। वो पूरा किताब लेके बड़ा उनका मूर्ति रहेगा, लिखा पढ़ी हुआ उनका होगा। जो काशी में है उनका लिखा पढ़ी होगा। यहाँ ने ऊपर बता रहे कि बाबा विश्वनाथ जी, अरे बाबा काल भैरव जी तुम्हारे काशी के कोतवाल है, ठीक है। और इसके कृपा है फिर माता अन्नपूर्णा जी, और एक है काशी विश्वनाथी जी। हमारे काशी विश्वनाथ जी जो है वो 52 शक्तिपीठ है ना, गौरा मैया का, उसमें से एक हुआ है। माता वराहन देवी है। ये लोग काशी कोतवाल देखिए, बाबा काल भैरव जी और माता वराहन देवी है। और उसके बाद गंगा आरती, घाटों पे मंदिर है। यहाँ पे भाई इसलिए आते हैं लोग कि जो इच्छा है मांगना है मांग लो, बोले बाबा से जो इच्छा है मांगना है मांग लो, मिल जाएगा। काशी इतिहास सबसे पुराना काशी का, आदिकाल का काशी है, अनादिकाल है। उसके आगे कुछ है ही नहीं है, सब सामना है। जो मानो दो नहीं मानो तो पत्थर। कड़ कड़ में जैसे बोलते हैं शिव बसे, न कड़ कड़ में शिव बसे। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ काशी में भी स्थापित है। जो आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग इधर उधर जो है मेन 12 ज्योतिर्लिंग काशी में भी है, लेकिन घूमने का आदमी की जानकारी होना चाहिए। सब चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये महादेव की नगरी है, महादेव ने बसाई थी। महादेव का स्थल है न बोले, यहाँ खाने का पीने का
सोने का कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं भी मिल गया खाली पिए सो गए। मोक्ष अन्न दान है यहाँ, अन्न सबको मिलता है यहाँ पर। कहते हैं प्रलय में जब सब कुछ मिट जाता है तब भी काशी बची रहती है, महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई। शायद इसी विश्वास से जन्म लेती है वह काशी जिसे शिव की नगरी कहा गया, एक ऐसी जगह जिसे महादेव कभी छोड़ते नहीं। यहाँ मंदिरों में शिव हैं, घाटों पर शिव हैं, गलियों में शिव हैं, दीवारों पर शिव हैं। यहाँ जल की बूंदों में शिव हैं, फूलों की खुशबू में शिव हैं, रुद्राक्ष की हर माला में शिव हैं। यहाँ सांस में भी शिव हैं और चिता की बची हुई राख में भी शिव हैं। दिन में 2 बार यहाँ आरती होती है। लोग धीरे धीरे गंगा की ओर खींचे चले आते हैं। हर कोई अपने हिस्से की तैयारी में लगा होता है, कोई श्रद्धा से और कोई अपने रोज के कर्म से। फिर शंख की आवाज हवा में उठती है और सैकड़ों लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं के साथ एक ही लय में बंध जाते हैं। काशी में आरती सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह वह क्षण है जब बनारस गंगा के सामने खड़े होकर महादेव से जुड़ता है। शांति शांति शांति। हम लोग क्या करते थे पहले कि हम लोग उसकी जब छुट्टी हो ना तो हम लोग घाट पे नहाए। हम लोग को क्या होता है बचपन में ही ट्रेनिंग मिल जाता है तोड़ने का तैरने का। तो इतना बड़े थे 5 साल के, हम लोग 5 साल के रहेंगे तो उनको तैरना सीख जाएंगे हम लोग। तो उसी समय में थोड़ा बड़ा धीरे हो गए और तैरना ज़्यादा सीख गए। जैसे बड़ा होंगे उससे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा गंगा जी के बारे में। और इधर पानी तैरने जा सकते हैं हम लोग। इसमें डूब जाता है तो निकालना पड़ता है, मछली पकड़ना होता है। तो कोई कॉइन फेंक दिया तो यहाँ कॉइन भी बहुत निकालते हैं, मैंने देखा वहाँ पे लोग। कॉइन भी हम लोग निकाल सकते हैं, गंगा जी में जाते हैं पानी के अंदर। तो आपने वो किया है? जी हाँ, सब किया है। मछली भी मारे हैं। कहानी हम लोग को ये तो क्या करें बताइए। तो भाई के मेरा भाई को गया ना गंगा जी में, तो हम
तब फिर तो छोड़ दिए सर अपना। महादेव की नगरी में रह के सुकून मिलता है। सुकून है भाई, अगर आओ सुकून पाना है आपको ना, मणिकंदा घाट पर बैठ जाइए या हरिश्चंद्र घाट पर, तब जिंदगी ना समझ में आए, जिंदगी उलझन हो जाए ना, तब जिंदगी की सब देखिए कि मरने के बाद क्या होता है, क्या स्थिति होता है आदमी लोग का। क्योंकि हम लोग उसी जगह हमेशा बैठते रहते हैं भाई, आए दिन हम लोग कहते हैं ना कि छुआछूत, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं। बॉडी से टच हो जाना, बॉडी लेके यार बॉडी का फैमिली में आना, उसको टच हो जाना, तो उसको नहीं मानते भाई। सब महादेव का नगरी है, महाकाल, महाकाल को मान ले भाई, सब मान लिए। कोई तुम आपने कुछ भी छूत अछूत कुछ नहीं है, अगर महाकाल को मान रहे हैं तो। अगर नहीं मान रहे तो फिर छूत तो मानेंगे भाई कि भाई डेड बॉडी जलाता है, उसके साथ नहीं बैठना है, उसके साथ पानी नहीं पीना है, ऐसा नहीं होता। हम लोग साथ में रहते हैं। जो जलाते हैं वो उन्हीं में से आप आते हैं या फिर वो अलग है? वो अलग है, तो वो अलग है, आप अलग है। जी हाँ, वो कलुआ डोम के वंशज है, समझ रहे हैं? कलुआ डोम का वंशज, इनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे, तो उनका वंशज है। हम लोग निषाद पोजिशन के घाट किनारे से कितना दूर गंगा जी में बह रही है, कहाँ जा रही है कलकत्ता सागर में लाज, आपको वहाँ तक निषाद मिलेंगे आपको। जैसे राम जी को पार करवाने देते हैं, उन्हीं में से आप। वही निषादी है। हम क्या बोल रहे हैं कि कहाँ से गंगा में शुरू है और कहाँ ख़त्म हुई है, आपको वहाँ निषाद मिलेंगे। बोट का काम, कोई मछली मारने का काम, ऐसे तो मान लीजिए कि आओ नीचे जाएंगे तो लोग, हम लोग को ज़्यादा लोग बाहर चले जाते हैं दुबई कमाने के लिए। कहाँ कमाई नहीं होगा तो दुबई जाएंगे भाई। जैसे आप लोग यहाँ लोग आते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते होंगे, अच्छे कपड़े वगैरह, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि बाहर कमाया जाए, ऐसा अच्छा पैसा मिले यहाँ से, ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं, कितना मिल जाता है उतना खुश रहते हैं हम लोग। क्या बोले, कितना मिल जाते हैं हम लोग को उतना खुश रहते हैं। ये नहीं कि हम लोग किसी के देख के मतलब ये नहीं कि यही वो बढ़िया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। लोग कोई पता विचार आदमी है, इंसान है, बताइए, इंसान है ना, इंसान रहना चाहिए। अब जो तुम भी पहरो भाई, जो सोने की घड़ी पहरो या हीरे के पहरो, हमसे उससे नहीं मतलब, इंसान हो भाई, इंसान पे सहन करेंगे। और इंसानियत के तौर पे किसी को नहीं हम लोग गलत बोलते हैं, किसी को बोलते हैं। अगर कोई उंगली करेगा तो भाई छोड़ेंगे भी नहीं, बात समझ रहे हैं? किसी ने मेरे पास बता रहे आपको, एक भी नाव नहीं था, एक भी नाव नहीं था। हम बचपन में दिया बेचते थे, तो दीप जानते ना, गंगा दीप, वो बेचते पापा को हम एक नाव लिए। नाव लेने के बाद भाई फिर धीरे धीरे हम लोग आज थोड़ा से आगे बढ़े हैं। अभी आपके पास कितने नाव है? एक 5 नाव है मेरे पास अभी। आपको बोट चलाते हुए कितने साल कितने हो गए? हमको बोट चलाते हुए आज से 40 साल हो गए। 40 साल में आपने क्या अंतर क्या देखा है? 40 साल 40 साल में बहुत अंतर देख लिए, गंगा माँ का देख लिए, पूरा रेत का देख लिए। ये धीरे धीरे गंगा माँ एकदम छोटी हो चली जा रही है, बड़ी नहीं होगी। ये रेत की वजह, क्योंकि रेत खनाना बंद हो गया है ना, रेत की वजह गंगा माँ छोटी हो चली जा रही है। नहीं, गंगा माँ का दायरा बहुत दूर तक था। अभी जब से मोदी जी आए हैं, हाँ, तब से गंगा थोड़ा क्लीन हो गया पूरा। अभी मछलियाँ वापस आ रही हैं गंगा में। मछलियाँ वापस आ रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अभी नाइट में मछली का जंप होता है, बहुत नाइट को खुशी होता है देखकर हम लोग को कि चलिए मछली तो आए गंगा। मैंने भी पीछे देखी थी मछलियाँ, मुझे लगा था गंगा में मछली नहीं होगी, लोग कहते हैं गंगा काफी गंदा है, बट मैंने देखी पीछे मछलियाँ हैं। पर तो सरकार को केचुआ भी छोड़ते हैं जी, ये तो केचुआ छोड़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना गंदगी रहता है वही लोग साफ करते हैं। अच्छा, इधर डेड बॉडी हो गया, गाय भैंस लोग उधर किनारे से डाल देते हैं, बहते बहते आते हैं, केचुआ में खा जाती है। गंगा में केचुआ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सफाई कर लेगा। मछलियाँ कितना गंदगी खाएंगी, वो नहीं खाती है। कछुआ यहाँ पे आप जब पकड़ते हैं तभी आपको मिलते हैं कैसे? नहीं, हम लोग पकड़ते नहीं है, पकड़ते और नहीं। किसी को पकड़ने देते हैं। ठीक है, वो आप खाते नहीं वैसे? कोई हम लोग नहीं खाते हैं। अगर पकड़ हम भी लोग की लिया नजर के सामने कोई भी नहीं मार सकता उसको। ठीक है, मतलब आप अगर पकड़ भी लिया आप छोड़ देते हैं? तो उसको छुड़वा छोड़ देना है। देते हैं बाद में? नहीं, सही है। उनको हम लोग विष्णु भगवान को अवतार समझते हैं। ठीक है मंथन हुआ था जी, तो विष्णु भगवान ने चक्र में बैठे थे केचुआ बन के, जी जी जी, उनका भी हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं मारेंगे, नहीं किसी को मारने देंगे, अपने नज़र के सामने। अब दूर एरिया में कोई मार रहा है तो हम देखने तो नहीं जा रहे हैं ना। जी, वो तो है।
अपना इलाके ही तक देख सकते हैं। हाँ वो तो है, वो तो आप तो अपना इलाका ही सही कर 3 किलोमीटर तक देख सकते हैं। आप ये एरिया पूरा नहीं कंट्रोल कर घूम के देख सकते हैं। सकते हाँ, और कहीं मार दिया पूरा तो करेंगे भैया, पूरा घूम के देखेंगे तो परिवार हमारा भूखे ही मर जाएगा। नहीं वो वही तो नहीं है। कमाएंगे तो। हाँ वो तो है, वो तो है। अगर पानी में नहा ले तो कुछ सब्जी खत्म हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, पानी में नहा के आएंगे, कम से कम 50 छींक आएगा हमको। आपको भी आती है अभी? अभी आएगी। अभी नहा लिए, नहा के बाहर निकल लिए, 10 मिनट खाली नहाएंगे, निकल गए 50 छींक। पानी नहीं सही है, 98% पानी खराब है। गंदगी भाई, कानपुर में चमड़े का पानी छोड़ता है, गंगा में आता है, ये सब कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और हमारे बनारस में इतना नाला है, इसको कोई ध्यान नहीं देता है। और सबसे खतरा पानी करता है कानपुर का चमड़े का पानी। अब पानी बहता है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी गंदा नहीं होगा। पानी गंगा में आता है, कहाँ जाएगा? कोई फिल्टर नहीं होगा भाई, डायरेक्ट गंगे में आता है। रविदास, वो देखिए रविदास पार्क, रविदास घाट है, वहाँ बहुत बड़ा नाला है। हमारे बनारस बहुत बड़ा नाला एक ये है, और एक वो है आदि केसर के पास और नमो घाट के आगे इतना बड़ा नाला है कि आप बोट लेके 10 बोट लेके घुस सकते हैं अंदर। रोड पे एकदम निकल जाए, बहुत दूर चले जाएंगे आप। पूरे बनारस की गंदगी का पानी सारा सोच लीजिए, आप सोचेंगे कि वो नदी है, इतना बड़ा है कि सोचेंगे नदी है, वो खाली गटर पानी का है। और जो लोग फेंक रहे हैं वो नहीं सोचते ये। पूरा जितना उनके वस्त्र पर कपड़ा रहता है जी, नया कपड़ा पहनने के बाद सारे कपड़ा वो गंगा में डाल देते हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग लड़ाई बोलते हैं तो लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे फिर लोकल लोग नहीं होते, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है? यहाँ की लोकल भी लोग हैं जो जैसे लोग हैं जी, वो सारे कपड़े लेके आके गंगे में कचरते हैं। ठीक है। उससे भी मना करते हैं, मोहल्ले के लोग लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और आप लोग जो ऐसे काम करते हैं, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ में मिलके इन्हें रोकने की कोशिश करती है ऐसे? जितने करते हैं, औरत को मुझे कौन लगेगा भाई, औरत लोग रहती है ना। जी हम लोग खुद जब नहाने के टाइम होता है अपना, जी जितना कपड़ा रहता है गंदगी निकाल के बाहर रख देते हैं। जी साफ सफाई करने वाला आता है दूसरे के दिन, जी। वो पूरा उठा के लेके चला जाता है। अच्छा, वो करते हैं बाद में फिर? हम लोग हनुमान घाट से लेके हरिश्चंद्र घाट तक काम करते हैं। ठीक है। अपने नज़र के सामने क्लीन रखने चाहते हैं कि 10 लोग हमारे घाट पर आए, नहाए धोए, स्नान करें, घाट बोट में हमारे घूमे। इसलिए हम लोग घाट क्लीन किए। हम लोग अपने पैसा का पंपू सेट मंगा के पूरा घाट क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है। देख रहे बड़ी बड़ी जो टैक्सी आ रही है, वो देखिए उधर टैक्सी जा रही है, इसमें लैट्रिन बाथरूम की सुविधा बंद करे। गंगा मैया में सफाई कैसे हो पाएगा? तो बड़ी बड़ी नाव पर लैट्रिन बाथरूम होगा, होटल खुल जाएगा, तो उसका सब कहाँ ले जाएंगे वो लोग गंदगी? गंगा जी में छोड़ेंगे कि उसको अलग से ले आके कहीं बीच में छोड़ेंगे, उस पार ले आके छोड़ेंगे? दिन में नहीं छोड़ेंगे, रात में छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे गंगा जी में। हमारी बोट पे तो भाई एक भी नहीं है लाइटिंग बाथरूम सुविधा। करना भी हो तो मान लो कि हम लोग उतार देते हैं कि भाई कर लो। बच्चे उच्चे हुए छोटे तो उनको लगता है तब बोट कर देते हैं, बोट पे कर लो, गंगा भी आए मत करो, छोटे बच्चे के लिए। तो इसका कोई कुछ करता नहीं है? क्या करेगा कोई? देख के भी अनजान बन रहे हैं लोग, कुछ बोल नहीं रहे हैं लोग। यह अध्याय संजय की आवाज में गंगा को सुनने की कोशिश है। यहाँ गंगा सिर्फ एक पवित्र नदी नहीं है, वह रोजगार भी है, जिम्मेदारी भी है, और एक ऐसी जगह भी जहाँ बनारस की सुंदरता और संघर्ष दोनों साथ दिखाई देते हैं। तो खुश हो आप अपने जीवन से? जीवन से भाई सब कुछ खुश रहता है ना। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए कि हम बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, इससे बढ़िया हमको क्या चाहिए? और कभी पैसा का भी दिक्कत पड़ता है तो हम पापा से मांग लेते हैं तो दे देते हैं, मगर कभी मतलब परेशानी इससे नहीं होता है हल। परेशानी बहुत किसी से हल होता है। जीवन में अगर कोई साथ देने वाला रहे, या दोस्त हो गया भाई, कोई हो गया, तो जीवन बढ़िया भी सकता है। कोई साथ नहीं देता है ना तो आदमी टूट जाता है फिर। जमीन पर पड़ी भगवान की तस्वीरें,
उनके आसपास धूल, कचरा, सिगरेट के टुकड़े और लोगों के कदम। यह दृश्य सिर्फ गंदगी का नहीं है, यह उस दूरी का दृश्य है जो हमारी आस्था और हमारे व्यवहार के बीच बन चुकी है। यहाँ सवाल सिर्फ सफाई का नहीं है, सवाल सम्मान का है। घाटों पर एक दृश्य बार बार देखने को मिलता है, खुले में पेशाब करना। ज़रूरत पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन घाटों पर, पवित्र जगहों के पास या सार्वजनिक रास्तों पर ऐसा करना सही नहीं कहा जा सकता। ये चेंजिंग में है और ये पानी में है, लोगों को सुविधा नहीं मिलता है करने के लिए, तो इसको अंदर जाके बंद कर लाइटिंग बाथरूम दोनों कर देते हैं इस पर। तो आसपास वॉशरूम कहाँ पे है यहाँ? घाट किनारे तो नहीं है, आपको एक भी नहीं मिलेगा घाट किनारे, आपको ऊपर जाने पड़ेगा। अब 10 लाख पब्लिक चल रहे तो उनके लिए बनाना चाहिए ना घाट पर। गंगा और घाट सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, अपने मृतकों को विदा करने आते हैं और अपने भीतर की शांति खोजने आते हैं। ऐसी जगहों पर कचरा फेंकना, प्लास्टिक छोड़ना, पूजा का सामान इधर उधर डाल देना या दीवारों और कोनों को गंदा करना, यह सिर्फ शहर को गंदा नहीं करता, यह उस भावना को भी चोट पहुंचाता है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं है। घाटों से बाहर निकलते ही वही गंदगी कई बार सड़कों के किनारे और गलियों के कोनों में दिखाई देती है। कहीं कचरे के ढेर हैं, कहीं नालियों के पास गंदगी जमा है। ये वही रास्ते हैं जिनसे स्थानीय लोग रोज़ गुजरते हैं और कई यात्री पहली बार बनारस को महसूस करते हैं। इन सब के बीच उन सफाई कर्मचारियों की मेहनत को भी देखना ज़रूरी है जो हर दिन इस गंदगी को साफ करते हैं। वे लोग अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं, लेकिन घाटों और शहर की गरिमा को बचाने में उनकी मेहनत सबसे आगे होती है। उनके प्रति आभार सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने आचरण में भी दिखना चाहिए। अगर हम इन घाटों पर श्रद्धा लेकर आते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी यही है कि हम उस जगह को और उन लोगों की मेहनत को सम्मान दें। सरकार और प्रशासन सफाई पर काम कर रहे हैं, बदलाव भी दिखता है, लेकिन यह काम केवल व्यवस्था से पूरा नहीं होगा। जब तक लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, तब तक वही कचरा बार बार लौटता रहेगा। गंगा और घाटों की रक्षा किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों की भी, यात्रियों की भी, दुकानदारों की भी, नाव वालों की भी और प्रशासन की भी। बनारस में देह का अंत आत्मा की मुक्ति से जुड़ा माना जाता है। फूलों में लिपटी देह गंगा के पास लाई जाती है और फिर अग्नि के हवाले हो जाती है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन का सबसे सच्चा दृश्य है, जहाँ अंत में हर इंसान एक जैसा हो जाता है। इसी घाट से कहानी जुड़ी है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये राजा हरिश्चंद्र का पवित्र घाट है, जहाँ 33 करोड़ देवता आए थे। ये 60 शमशानों का राजा है। राजा हरिश्चंद्र यहीं आए थे सच को दिखाने। इसी जगह से राजा हरिश्चंद्र माँ तारामती से कर मांगते हैं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्य के इतने पक्के थे कि अपने वचन के लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना वैभव, सब कुछ त्याग दिया। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा में एक राजा धीरे धीरे सब कुछ खोता गया। पहले राज्य गया, फिर धन गया, फिर पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताशव भी उनसे अलग हो गए और अंत में राजा हरिश्चंद्र खुद काशी के शमशान में कल्लू डोम के अधीन काम करने लगे। जो कभी राजा था, अब उसका काम था अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेना, चिता की व्यवस्था देखना और अपने मालिक के आदेश का पालन करना। आदेश साफ था, बिना शुल्क के किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। फिर एक दिन उसी शमशान में उनकी पत्नी तारामती आई। गोद में उनके पुत्र रोहिताशव का मृत शरीर था।
रोहिताशव को सर्प ने डस लिया था, लेकिन उस क्षण भी हरिश्चंद्र अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उनके सामने एक पिता का दुख भी था और कर्तव्य की मर्यादा भी, लेकिन इतने कठिन समय में भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अंतिम संस्कार बिना शुल्क के नहीं हो सकता। तारामती के पास देने के लिए कुछ नहीं था। कहते हैं, कफन और शुल्क के लिए उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर दे दिया। यह दृश्य केवल दुख का नहीं था, यह सत्य, निष्ठा और त्याग की अंतिम परीक्षा थी। तभी ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और कहा, राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। आपने दुख में भी सत्य नहीं छोड़ा, आपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। कहा जाता है, उनके पुत्र को जीवन मिला, उनका सम्मान लौटा और राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक बन गए। भगवान कहते हैं, द्वापर त्रेता कलयुग तक जो भी हरिश्चंद्र का नाम अनुसरण करेगा समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। अब जब भगवान का कल्कि अवतार होगा तो यही जब प्रभु आएंगे, इसलिए ये सत्य का जगह है। जहाँ सत्य है वही शिव है। मरघट से बड़ा कोई सत्य नहीं। दुनिया का यही अंत है, यही आरंभ है। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? हिमालय। दूसरा स्थान उनका कहाँ है? मरघट, जहाँ वो साधना करते हैं महाकाल के रूप में। यहाँ राजा हरिश्चंद्र सबको दिखाया कि मानव चाहते अगर सत्य पर चलेगी तो दुख में चलेगी, परेशान होगी, मगर पराजित नहीं। चंद टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, पर न करे हरिश्चंद्र से करे न कोई सत्य विचार। दास थे जिसके अनेक वो दास बना, करता क्यों नहीं स्वयं सत्य का पुजारी था। दक्षिण हेतु बेचा निज नारी था। इस घाट पर खड़े होकर यह सिर्फ एक कथा नहीं लगती, यह एक एहसास बन जाती है। बनारस की यही खूबसूरती है। यह शहर हमें डराता नहीं, हमें आईना दिखाता है। यह बताता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले हम कैसे जीते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे अपने शहर, अपनी नदी और अपने लोगों के साथ पेश आते हैं, यह हमारे हाथ में है। बनारस में कैओस बहुत है, शोर है, भीड़ है और भागती हुई जिंदगी है, लेकिन इसी कैओस के बीच एक क्लैरिटी भी छुपी है। जो जीवन को सच में समझना चाहता है, उसे मृत्यु से नज़र नहीं चुरानी चाहिए। घाट हमें अंत नहीं दिखाते, घाट हमें सत्य दिखाते हैं। जीवन का वह सत्य जिसे हम देखते हुए भी अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और शायद यही बनारस है।